ध्यान से सुनना। 8th क्वेश्चन है 13.1 एक्सरसाइज में, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो एक डाइस को तुमने 3 बार टॉस करना है, एक डाइस को 3 बार टॉस करना है, और जो 4 है वो थर्ड टॉस पे आना चाहिए, 4 थर्ड टॉस पे आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैंपल स्पेस मेरे क्या होंगे। सैंपल स्पेस होंगे बच्चों, यहां लिखता हूं, सैंपल स्पेस होंगे 216। भाई एक डाइस को 3 बार टॉस कर रहे हो तो 6 क्यूब आ जाएगा, पता है ना, 1 2 3 3 1 2 करके 216 बनेंगे आउटकम्स, तो 216 आ जाएगा। अब 4 और थर्ड टॉस का मतलब क्या है बच्चों कि पहली बार देखो तुमने टॉस किया, कोई भी नंबर आ सकते हैं। सेकेंड टाइम तुमने टॉस किया, कोई भी नंबर आ सकते हैं। थर्ड टाइम तुमने टॉस किया तो 4 आना चाहिए, तो 4 को फेविकोल से फिक्स कर दो, फेविकोल से पेस्ट कर दो, 4 को फेविकोल से पेस्ट कर दो, राइट। अब बच्चों 4 को हमने फेविकोल से पेस्ट कर दिया। अब फर्स्ट जो बॉक्स है कितनी पेज में फिलअप हो सकता है बच्चों? ध्यान से सुनो, टोटल तुम्हारे पास कितनी है बच्चों? नहीं, डाइस के ऊपर कितने नंबर होते हैं? 6 होते हैं, राइट। तो फर्स्ट डाई कैन, फर्स्ट बॉक्स, जब फर्स्ट डाई को हमने थ्रो किया तो यहाँ पर 6 भी आ सकते हैं, यहाँ पर 5 भी आ सकते हैं, यहाँ पर 4 भी आ सकते हैं, 3 2 1 कुछ भी आ सकते हैं। तो तुम लिखोगे कि फर्स्ट बॉक्स कैन फिल अप इन 6 वेज, ऐसे आप लिखोगे आप कि फर्स्ट बॉक्स कैन फिल अप इन 6 वेज। अब बच्चों जो सेकंड बॉक्स है ये कितनी वेज में फिलअप हो सकता है? 6 वेज या 5 वेज? ऐसा क्यों? तुम बताओ। 5 डाई है, नंबर तो कोई भी आ सकते हैं, आपने डाई को तो दोबारा थ्रो किया है, ठीक है ना। कोई बॉल थोड़ी निकाल रहे हो जो हमने एक बॉल निकाल ली और वापस नहीं डाली, ठीक है ना। तो आपने डाई को थ्रो किया, 6 तरीके, 6 आउटकम में से कोई भी आ सकते हैं, फिर दोबारा डाई को थ्रो किया, फिर कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो सेकंड बॉक्स कैन फिल अप इन 6 वेज। अब थर्ड बॉक्स कितने तरीके से फिल हो सकता है? थर्ड बॉक्स 1 वे, क्योंकि 4 को ना मैंने फिक्स कर दिया, बोले हमने 4 आना चाहिए, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। तो अब बच्चों अब ये कितने वेज बनेंगे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग 6 into 6 36 आउटकम्स बनेंगी, राइट। ई इवेंट्स की 36 आउटकम्स बनेंगी। अब आता है बच्चों सेम तरीके, इसी तरीके से ना हम इसको करेंगे कि यहां पर 6 को फिक्स कर दो, और फर्स्ट थ्रो को हमने एक डाई को थ्रो किया, 6 आना चाहिए तो 6 को मैंने फिक्स किया है। 5 आना चाहिए तो 5 को मैंने फिक्स किया है। दिस थर्ड टाइम जब मैं डाई को थ्रो कर रहा हूं तो यहाँ पर 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, तो 6 वेज बच्चों, क्लियर। अच्छा मुझे इसकी जरूरत भी है प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें पता है ना क्या होता है, E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो गया 6 अपॉन में 216। कटिंग में नहीं कर रहा अभी। अब आते हैं बच्चों E इंटरसेक्शन F पर। अब ध्यान से सुनो, E इंटरसेक्शन F क्या होगा? जो दोनों में कॉमन नंबर है, तो आप ध्यान से सोचो आप कि 6 ये फिक्स मैंने किया है, 5 फिक्स किया है, राइट, और 6 यहां भी होगा ना कहीं कभी इन 36 में, यहां पर कभी ना कभी तो 6 होगा, इन 36 इवेंट में कभी ना कभी तो यहाँ 5 भी होगा, यानी 6 5 4, वो कितने केस होंगे ऐसे? 6 5 4, एक ही तो होगा। जब यहाँ 6 आएगा या 5 आएगा या 4 आएगा, तो E इंटरसेक्शन है कि वो एक आउटकम होगी, वन आउटकम जब यहाँ पर 6 5 4 कॉमन आउटकम जो होगी वो केवल एक ही होगी। 216 बनती है ना टोटल, 216 में से 6 5 4 जो आउटकम है वो यहां भी आ रही है और यहां भी आ रही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है 1/216। अब आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/216 अपॉन में 6/216, क्योंकि जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में भी नीचे है, राइट। तो आंसर आपका क्या आएगा? 1/6 आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप। तो ये जैसे मैंने बोला ना, बिल्कुल इसी स्टाइल से लिखो। आप सॉल्यूशन देखोगे ना टीम ऐसे, उन्होंने ऐसे नहीं बोला, ना ही ऐसे समझाया, तो आप वहां सॉल्यूशन पर लिख दो C क्लास रजिस्टर, क्योंकि फिर जब तुम देखोगे फिर परेशान करोगे मुझे कि ये कैसे आया,
और रजिस्टर देखते। यस बच्चों, अब आप देखना कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, ये 7 एक्सरसाइज 13.2 में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स MEE, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि A इंटरसेक्शन B जो है ना वो 0 है। तो अगर इंटरसेक्शन बच्चों 0 आ जाए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने 13.1 में भी एक ऐसा क्वेश्चन शायद 13 किया था जिसमें याद करो इंटरसेक्शन 0 आया था, तो हमने आंसर 0 लिखा था, राइट। तो वो दोनों केसेस क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी अगर इंटरसेक्शन 0 आता है तो हम उनको बोलते हैं MEE, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें P की वैल्यू निकालनी है और सब कुछ तुम्हें गिवन है। P ऑफ A गिवन है 1/2। ध्यान से देखना आप, P ऑफ A जिसको नहीं आता, P ऑफ A 1/2 है। P ऑफ A यूनियन B 3/5 है। A यूनियन B 3/5 है हमारे पास। और P ऑफ B बच्चों P ऑफ B राइट। अब है इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर इंटरसेक्शन बच्चों क्या होगा, 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B वो हमारी 0 होगी। तो P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर 3/5 लिखा हुआ है। P ऑफ A हो गया हमारा 1/2, ये हमारा P हो गया और ये 0 हो गया। यहां से P की वैल्यू आप निकाल लो, 3/5 माइनस 1/2, 6 माइनस 5, 1/10। क्लियर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास, ये यहां मैं कर देता हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट बच्चों। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है, मैंने फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था प्रीवियस वीडियो में, इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेम फॉर्मूला चलेगा बच्चों जो मैंने वहां पर लिखा है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A यूनियन B बच्चों गिवन है 3/5 और ये तुम्हें गिवन है 1/2। P ऑफ B तुम्हें P पता है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि दिस इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 3/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस P माइनस P ऑफ A का मतलब हो गया हमारे पास 1/2 और P ऑफ B का मतलब हो गया P। अब इसको सोल्व करके ना यहां से आप P की वैल्यू निकाल लो, 1/5। तो P की वैल्यू जब आप इस पूरी कैलकुलेशन करोगे आप, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बच्चों, सबसे पहले मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ 13.3 में आज नहीं करवा रहा, क्योंकि जो कुछ मेरे बड़े फेवरेट बच्चे आज नहीं आए हैं वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब मैं करवाऊंगा, राइट। तो जैसे समक्ष नहीं आया आज, तो सिद्धि जतिन नहीं आई, दिविज नहीं आया, है ना, राशि नहीं आई, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके। तो 13.4 एक्सरसाइज, टॉपिक का नाम है बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं 13.4 पहले करवा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहले आप समझना बच्चों टॉपिक को कि मैं कहना क्या चाहता हूं इस टॉपिक में। सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक रैंडम वेरिएबल लिखना होगा, रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल को मैं xi से रिप्रेजेंट करूंगा। रैंडम वेरिएबल क्या होगा, रैंडम वेरिएबल मैं अभी बताऊंगा तुम्हें। जैसे एक डाई को मैंने 2 टाइम्स थ्रो किया तो रैंडम वेरिएबल होगा 0 1 2। रैंडम वेरिएबल 0 1 2 थ्रो में, टॉसेस में, नंबर ऑफ बॉल्स निकालने में। जैसे मान लो मैंने एक बैग से 3 टाइम्स मैंने बॉल निकाली है, अब बॉल इज पिक्ड अप 1 by 1, राइट, 3 टाइम्स, तो आप 0 1 2 3 ले सकते हो। अ कॉइन इज टॉसेस 2 टाइम्स,
तो रैंडम वेरिएबल आप 0 1 2 लोगे। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 लोगे। लेकिन रैंडम वेरिएबल हमेशा 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी भी करता है। लेकिन जहां पर हम कोई चीज ऐसे टॉस कर रहे हैं, या कोई थ्रो कर रहे हैं हम, या हम कोई बैग में से बॉल निकाल रहे हैं, वहां तो 0 से आ सकता है। लेकिन जैसे क्लास में कुछ बच्चों की मैंने एवरेज एज लेनी है, और एज जो है 14 मिनिमम है, 14 है, 15 है, 16 है। मान लो 14 एज वाले 5 बच्चे हैं, 15 एज वाले मान लो 7 स्टूडेंट्स हैं, 16 एज वाले मान लो 3 बच्चे हैं, राइट। तो वहां पर रैंडम वेरिएबल मेरा जो होगा वो 14, 15, 16, 17 ऐसे होगा। मेरी बात समझ गए ना? तो रैंडम वेरिएबल जो ये टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर जब आप स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप पे लिखोगे रैंडम वेरिएबल, और मैं उसको एक्सरसाइज से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, ये फिक्स नहीं है, राइट। लेकिन मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया कि जब हम थ्रो करते हैं तो भी आप 0 से स्टार्ट करोगे, जब हम टॉस करते हैं तो भी आप 0 से स्टार्ट करोगे, जब आप नंबर ऑफ बॉल्स निकाल रहे हो तो भी आप उसमें 0 से स्टार्ट करोगे, राइट। कुछ ही क्वेश्चन है जिसके अंदर आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम्हें बताएगी। अब जैसे सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप। 4th क्वेश्चन में करवा रहा हूं, 4th क्वेश्चन को देखो आप। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही 4th उठा रहा हूं, एक्सरसाइज 13.4 का 4th क्वेश्चन। आप लैंग्वेज पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। हेड बतानी है हमें, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। एक क्वाइन को हमने कितनी बार थ्रो किया बच्चों? 2 बार। तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा आपका? 0 1 2। अगर मैं क्वाइन को 3 बार थ्रो करता तो 0 1 2 3। अगर 4 बार थ्रो करता तो 0 1 2 3 4। ऐसे लिखना है। अब पहले आप केवल समझो, नोट मत करो, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा तुम्हें। अब सबसे पहले बच्चों सैंपल स्पेस लिखा करो। जब मैं एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करूंगा तो क्या क्या हो सकता है? सोचो आप बच्चों। HH आ सकते हैं, LH आ सकते हैं, HE आ सकते हैं, CH आ सकते हैं। अब आता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 0 का मतलब है नो सक्सेस। 0 का मतलब है नो सक्सेस, कि तुम दोनों बार फेल होगे। कॉइन को मैंने कितनी बार टॉस किया? 2 बार, और दोनों बार आप फेल होगे। यस, P0 का मतलब है नो सक्सेस, दोनों बार आप फेल हो गए। तो P0 का मतलब है पहली बार भी फेल, दूसरी बार भी फेल। क्लियर? दोनों बार फेल हो गए। तो अगर आप इसको 1 by 1 थ्रो करते हो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो आप सैंपल स्पेस मान लो नहीं बनाते, ये लो मैंने हटा दिए, राइट। P0 का मतलब है कि दोनों बार फेल, यानी पहली बार मैंने जब कॉइन को टॉस किया तो हेड नहीं आया। मुझे निकालना क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स चाहिए। तो P0 का मतलब है दोनों बार हेड नहीं आया, तो दोनों बार क्या आया बच्चों? टेल आया। अब पहली बार टेल आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। दूसरी बार टेल आया, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/2। तो ऐसे भी आप 1/4 कर सकते हो, राइट। सैंपल स्पेस जब आपने बनाए थे उससे भी आंसर आ रहा है आपका। भाई सैंपल स्पेस जब आपने बनाए थे तो उसमें TT था, HH था, राइट, ST था, TH था। तो इसमें बच्चों जो TT है वो एक बार आ रहा है, राइट। तो आपका आंसर क्या हो गया? कौन है? TT बच्चों। TT का आंसर क्या हुआ? 1/4। भाई टोटल आउटकम्स कितनी है? 4, राइट। तो TT का मतलब है 1/4। लेकिन बेस्ट में क्या है? ऐसे करो जैसे मैंने समझाया, क्योंकि कॉइन को टॉस किया गया। पहली बार टॉस किया, आप फेल हो गए, हेड नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। आप इस तरीके से चलो। दूसरी बार टॉस किया, फिर फेल हो गए, तो 1/2। मैं ये वाला सिस्टम चाहता हूं। हालांकि वो गलत, मैं गलत नहीं कर सकता उसको कि तुम डायरेक्ट यहां से देखकर 1/4 लिख रहे हो, लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज वर्डिंग तो ये पैटर्न होना चाहिए ना। पहली बार फेल, एंड दूसरी बार भी फेल, एंड तो 1/2 इंटू 1/2। कहानी समझ आ रही है तुम्हें? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब बच्चों P1 का मतलब बताओ क्या होगा? P1 का मतलब हुआ कि तुम्हें 2 में से केवल एक बार सक्सेस मिली है।
दो में से एक बार सक्सेस मिलने का मतलब है पहली बार हेड आ गया एंड दूसरी बार टेल आया, या पहली बार टेल आया और दूसरी बार हेड आया, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया बच्चों? 2/4। 1/4 प्लस 1/4 2/4। मैं कटिंग नहीं कर रहा अभी, ठीक है। अच्छा यहां से देखते हो तो यहां से भी इसका क्या आएगा 1/4 सीधा HT का आंसर, और TH का आंसर भी 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4 आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप ऐसे समझो जैसे मैं समझा रहा हूं, क्लियर। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मतलब है कि तुमने कॉइन को 2 बार टॉस किया और दोनों बार तुम कामयाब हो गए, दोनों बार तुम्हें सक्सेस मिल गई, दोनों बार हेड आ गया, दोनों बार हेड आ गया, यानी पहली बार भी हेड आ गया और दूसरी बार भी हेड आ गया, क्लियर। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1/4। यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद आता है बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, XI लिखोगे आप, PI लिखोगे। याद करो स्टैटिस्टिक्स में आप XI लिखते थे, FI लिखते थे, याद आ रहे हैं। तो XI लिखोगे, PI लिखोगे, वहां पर FI XI की कॉलम बनाते थे, याद आ रहे हैं। यहां PI XI की कॉलम बनाओगे, ठीक है, क्लियर। वहां पर आप FI स्क्वायर भी निकालते थे, यहां PI XI स्क्वायर भी निकालोगे, क्लियर। अब बच्चों XI का मतलब है 0 1 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बच्चों P ऑफ 0 का आंसर देखो यहां से 1/4 है, और इसका P1 का आंसर क्या आया 2/4, मैं कटिंग नहीं कर रहा, और इसका आंसर क्या है 1/4। तुम्हें अभी पता चल जाएगा कटिंग क्यों नहीं कर रहा, इनका टोटल 1 आना चाहिए। अगर इसका टोटल 1 आ गया तो तुम ठीक हो, अगर इनका टोटल 1 नहीं आ रहा तो तुम गलत हो। याद रखना, अगर इनका टोटल 1 नहीं आ रहा तो तुम गलत हो, समझ आया। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए। आ रहा है 1, ठीक है ना। तो 1 आए तो तुम नेक्स्ट स्टेप करोगे, 1 नहीं आ रहा वापस जाओगे, क्लियर। अब बच्चों PI XI क्या होता है 0, यहां पर सोल्व करोगे तो 2/4, यहां भी सोल्व करोगे तो 2/4, PI XI भी तुम्हारा क्या आ रहा है बच्चों 1, टोटल कर लो, ठीक है। अच्छा PI XI स्क्वायर करते हैं, यानी इसका स्क्वायर करके PI से मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर करके PI से मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर करो, अब इसका फिर प्लस कर दो, तो कितना हो गया ये 6/4, क्लियर। अब बच्चों मीन तुमसे पूछ सकते हैं फाइंड द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ PI XI। तो देखो इसको PI XI, समेशन का मतलब क्या होता है टोटल, तो इसका टोटल करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 1। अब वेरिएंस बच्चों, वेरिएंस भी पूछ सकते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ PI XI स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ PI XI का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। अब बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है बच्चों 6/4 को चलो कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 समेशन PI XI स्क्वायर आ रहा है 3/2, और इसका 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 3/2 माइनस 1 कितना आ गया 1/2, वेरिएंस आ गया 1/2। बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, याद करो स्टैंडर्ड डेविएशन 11th क्लास। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों याद आ रहा है किसी को, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अंडर रूट 1/2 यानी 1/√2, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो इस पूरे चैप्टर में 13.4 एक्सरसाइज के अंदर आपको हर क्वेश्चन में यही करना होगा, बस आपको XI पहचानना होगा, आपको रैंडम वेरिएबल पहचानना होगा, प्रोबेबिलिटी के आंसर सही लिखने होंगे, उसके बाद आपको ये चार्ट बनाना होगा। पूरी एक्सरसाइज में यही काम है, समझ आ गया। अब आप नोट करो इसको। तो बच्चों एक्सरसाइज 13.4 में ही बच्चों अब हम क्वेश्चन करेंगे 6 बच्चों। 6 क्वेश्चन पढ़ो एक बार। यस बच्चों 6 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.4 का 6 क्वेश्चन बच्चों।
फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स। देखो टोटल बल्ब्स कितने हैं, आप पढ़ो क्वेश्चन को, एनसीईआरटी तुम्हारे पास है। टोटल जो बल्ब्स है बच्चों वो 30 है, बच्चों आवाज नहीं। और जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, इसके अंदर जो डिफेक्टिव हैं वो 6 है बच्चों। तो ऑब्वियस है बच्चों, जो गुड बल्ब होंगे वो 24 होंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स आर ड्रॉन विद एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। Find the probability distribution of number of defective bulbs. Find the probability distribution of number of defective bulbs. अच्छा, with replacement है बच्चों। with replacement का मतलब क्या होता है कि हमने बल्ब को निकाला और फिर वापस डाल दिया। और without replacement का मतलब क्या होता है, बल्ब को निकालकर उसको अपनी पॉकेट में रख लिया, राइट, वापस नहीं डाला उसको। क्लियर? अब बच्चों ध्यान से सुनो, कितने बल्ब्स निकाले? 4। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द probability distribution number of defective bulbs, number of defective bulbs। तो अब बच्चों xi जो होगा हमारा रैंडम वेरिएबल होगा वो 0 1 2 3 4 होगा। 4 बल्ब निकाले, 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? 0 का मतलब है चारों के चारों बल्ब खराब आ सकते हैं ना बच्चों, नो सक्सेस नहीं, सॉरी, चारों के चारों सही आ सकते हैं। उन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो P0 का मतलब है कोई डिफेक्टिव नहीं आया, कोई डिफेक्टिव यानी चारों के चारों सही आए हैं। P0 का ये मतलब है यहाँ पर। एग्री बच्चों? अब बच्चों P0 मैं निकालूंगा। P0 का मतलब है पहला जो बल्ब आया था वो 24 में से आया था, आया तो 30 में से था। दूसरा बल्ब भी 24 में से आया, तीसरा बल्ब भी बच्चों 24 में से आया, और फोर्थ बल्ब भी बच्चों 24 में से आया। 4 बल्ब निकाले। P0 का मतलब है वो डिफेक्टिव नहीं है, चारों के चारों डिफेक्टिव नहीं है, तो गुड है ना। P1 का मतलब बताओ मुझे। एक डिफेक्टिव है और बाकी 3 सही है, एक सक्सेस मिली है और बाकी 3 तो मैं अब एक खराब है और बाकी सही है, और बाकी सही है। P1 का मतलब है हमें एक बार सक्सेस मिली है, एक डिफेक्टिव है और 3 सही है। अब आप केवल बोर्ड पर देखो जो मैं समझाने जा रहा हूं, केवल बोर्ड पर। यस, अब P1 का मतलब है P फॉर पास, Q फॉर फेल, यानी एक डिफेक्टिव है, ये एक डिफेक्टिव है और ये तीनों गुड है, एक डिफेक्टिव है, राइट। अब इसमें भी तो बच्चों परमुटेशन होगा, ये भी तो हो सकते हैं कि Q P Q Q, पहले डिफेक्टिव, पहले अच्छा बल्ब आ जाए, फिर डिफेक्टिव आए, फिर खराब बल्ब आ जाए, नहीं फिर अच्छा बल्ब आ जाए, फिर अच्छा बल्ब आ जाए गुड में से, राइट। तो ये भी तो हो सकता है बच्चों कि Q Q P Q हो सकता है ना। ऐसे बच्चों ये भी हो सकता है Q Q Q P। याद करो, अगर तुम्हें याद हो, मैंने 11th क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे मैंने लीला लिखवाई थी, लीला करवाई थी। लीला का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ एक बार फिर बता देता हूँ कि लीला का मतलब क्या होता है। अगर आप लीला के वर्ड्स को रोटेट करोगे, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स लीला, हाउ मेनी वर्ड्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड, राइट। तो बच्चों कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर? 5, 3 और 2 5, तो 5 फैक्टोरियल ऊपर। हाँ बच्चों, E कितनी बार आ रहा है? 2 बार। L कितनी बार आ रहा है? 2 बार। A कितनी बार आ रहा है? 1 बार। इसको सोल्व करोगे तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और नीचे बच्चों 2 into 1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 और 2 4 ही कैंसिल हो जाएगा, तो कितने बनेंगे बच्चों? 30। तो लीला को अगर तुम घुमाओगे तो 30 वर्ड्स बनेंगे। एग्री बच्चों? अब सेम चीज बच्चों यहां पर आ जाओ। मैंने लीला क्यों समझाया, आप ये बार बार सेट बनाने की जरूरत क्या आपको? आप सेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप 4 सेट बन रहे हैं ना, आप ऐसे भी तो कर सकते हो। P Q Q, इस पर लीला लगा दो, लीला लगाओ तो क्या आएगा बच्चों? इनटू में कितने नंबर से बच्चों? ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में Q कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो बच्चों ये बन जाएगा P Q Q इनटू, इसको सोल्व करो, 4 into 3, 3 से 3 कट जाएगा फैक्टोरियल, तो 4 बचेगा ना। यानी इसके कितने सेट बनेंगे? 4 सेट। तो 1 2 3 4 मैंने प्रूव कर दिया।
तो आप ये बार बार लिखने की बजाय आप लीला लगा सकते हो। एग्री बच्चों? तो इसका आंसर क्या आया बच्चों? पी का मतलब क्या होगा? पी का मतलब है बल्ब डिफेक्टिव आया है, बल्ब डिफेक्टिव आया है। डिफेक्टिव कहां से आएगा? 6 में से, तो 6/24। और क्यू का मतलब क्या होगा? 6/30 और 24/30 और फिर 24/30 बच्चों, और फिर 24/30। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से, राइट? इसको सोल्व कर लेना। P1 का मतलब समझ आ गया। अब P2 पहले आ जाते हैं बच्चों। P2 का मतलब क्या होगा बच्चों? बताओ मुझे कि 2 बार पास 2 बार फेल, यानी 2 बार तो तुम्हें डिफेक्टिव बल्ब मिले हैं और 2 बार तुम्हें अच्छे बल्ब मिले हैं, डिफेक्टिव नहीं मिले, यानी अच्छे बल्ब मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। अब इस पर लीला लगाओ, ये लीला। तो इनटू में कितने नंबर हैं ये? 4 फैक्टोरियल। P कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और Q कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसको सोल्व कर लो बच्चों। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इनटू 6 आएगा, राइट? तो P का मतलब है बच्चों 6/30 और 24/30 और इंटू 24/30 और इंटू 6। कटिंग वोटिंग करते रहना। जो मैथमेटिक्स का काम है, बेसिक काम, वो तुम कर लेना। अब मैं बच्चों आ जाता हूं P2 के बाद P3। P3 का मतलब क्या होगा? 3 बार पास हुए, यानी 3 तो डिफेक्टिव आए, 3 डिफेक्टिव आए हैं और एक अच्छा बल्ब आया है। तो इस पे भी लीला लगाओगे तो इंटू 4 सेट बनेंगे। तो फिर 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30 इंटू 24/30 और इंटू 4। क्लियर बच्चों? अब आता है P4। P4 का मतलब है चारों बार पास, यानी चारों के चारों डिफेक्टिव बल्ब आए हैं। पास का मतलब डिफेक्टिव बल्ब है, बोला गया उन्होंने बोला क्वेश्चन में। तो डिफेक्टिव बल्ब क्या होंगे बच्चों? 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30 इंटू 6/30। एग्री बच्चों? अब सारा मैंने काम कर लिया। तुमने क्या करना है? तुमने बस इतना ही काम करना है बच्चों कि xi निकाल देना, pi निकाल देना और pi का टोटल 1 कर देना। अगर ये 1 आ गया तो तुम सही हो, और 1 नहीं आया तो भाई एक थप्पड़ मारना है बस मुंह पर अपने तुमने, और फिर दोबारा चेक करना है। इतना सा काम करना है बस। शुरू हो जाओ और चेक करो बच्चों। अभी तो पढ़ा है। अब 13th क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है। 13th क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप ट्रिपल टी भी लगा सकते हो इस पर। ध्यान से देखना इसमें क्या लैंग्वेज क्या है वो देखो आप। x denotes the sum of the numbers. X denotes the sum of the numbers obtained when 2 fair dice are rolled. When 2 fair dice are rolled. 2 डाइस को तुमने एक साथ रोल किया है और सम ऑफ द नंबर्स। अब ध्यान से सोचो, अगर 2 डाइस को रोल करते हो तो ये दोनों के ऊपर 1 भी आ सकता है, तो दोनों का टोटल करो 2। तो मिनिमम जो सम होगा वो क्या होगा? 2 होगा। क्या 0 हो सकता है? क्या 1 हो सकते हैं? तो जो सम होगा मिनिमम वो क्या होगा? तो रैंडम वेरिएबल जो होगा वो अब 2 से स्टार्ट होगा ना, अब 0 से स्टार्ट नहीं होगा ना भाई। पहले जितने भी हमने एग्जांपल्स किए हैं उसमें रैंडम वेरिएबल हमारा 0 से स्टार्ट हुआ था। बात समझ आ रही है? क्यों? टॉसेस थे, थ्रो था, है ना, बॉल्स निकालनी हो तो 0 से स्टार्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में 0 से कैसे स्टार्ट कर दूं? क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा रैंडम वेरिएबल। ये मैं इसलिए मैं 13th क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें, ताकि होमवर्क में तुम्हें पता चल जाए कि लैंग्वेज एक्सआई जो है वो जरूरी नहीं कि 0 से स्टार्ट हो। 2 डाइस को थ्रो किया, दोनों के ऊपर जो नंबर्स आएंगे उनका सम वो है हमारा रैंडम वेरिएबल। तो सम बच्चों स्टार्ट तो 2 से होगा ना। फिर उसके बाद 2 के बाद बोलो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नहीं, 2 डाइस पे 6 एक साथ आ जाएगा मैक्सिमम। श्योर? तो 2 डाइस के ऊपर 6 आएगा तो 12, लास्ट 13 तो नहीं हो सकता ना। अब बच्चों ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। अब बच्चे कहते हैं सर ये 2 का मतलब क्या है यहाँ पर? क्या 2 बार सक्सेस? नहीं, प्रोबेबिलिटी 2 का मतलब है सम 2। एक बात बताओ, 2 डाइस को जब थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस तुम्हारे कितने आएंगे बच्चों? 36 आएंगे। अब बताओ सम 2 का मतलब है एक पेयर 1 1 ही तो आया।
1 ही तो आया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 बाय भाई इसमें से एक ही तो पेयर होगा। ऐसे करना है। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें किसी और तरीके से आंसर लिख रहे थे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बच्चों 3 सम 3 का मतलब है पहले आप पेयर बनाओ 1 2 आ सकते हैं, 2 1 आ सकते हैं, 1 2 2 1 कोई और पेयर है तुम्हारे पास तो 2 बाय 36। ऐसे बच्चों सम 4 ले लो आप, सम 4 के भी बनाओ मुझे तो 1 3 आ सकते हैं, 3 1 आ सकते हैं, 2 2 आ सकते हैं और बोलो 3 बाय 36। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 बच्चों 1 4 4 1 3 2 2 3 4 बाय 36। आगे तुम करो, मैंने काफी कर दिया, आगे तुम करो। हाँ बच्चों अब देखो अब P ऑफ 6 बच्चों सम है 6 का मतलब होगा 3 3 4 2 2 4 5 1 1 5। अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 बाय 36। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम है 7। जब सम है 7 करोगे 3 4 4 3 5 2 2 5 तो ये आ जाएगा 1 6 और 6 1 तो ये कितना हो गया बच्चों 6 बाय 36। फिर ऐसी बच्चों प्रोबेबिलिटी आप 8 करोगे आप सम एज 8। अब ये रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 5 3 3 5 4 4 ठीक है बच्चों। और बच्चों 6 2 2 6 5 बाय 36 बच्चों बोलो नहीं 1 2 3 4 5 ठीक है। तो अब मैं हिंट दे रहा हूं एक्स साइड में यहां पर 2 लिखोगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनका जो प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आई है तुम्हारे पास 1 बाय 36। इसकी आई है बच्चों 2 बाय 36, इसकी 3 बाय 36, 4 बाय 36, 5 बाय 36, 6 बाय 36। अब रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी सम एंड 8 सम तो इसकी आएगी बच्चों 5 बाय 36, 4 बाय 36, 3 बाय 36 एम आई राइट, 2 बाय 36 फिर ये 1 बाय 36 और टोटल देख लो 1 आना चाहिए राइट। मीन और वेरिएंस हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम करना चाहो तो कर लेना। कई बार टीचर फॉर्मूला याद कर लेना, मान लो टीचर पूछ लेता तुम्हारे स्कूल में तो तुम्हें आना चाहिए मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए, मुश्किल नहीं है। कोर्स में ये लिखा हुआ है मीन एंड वेरिएंस डिलीटेड। देखिए बर्नौली ट्रायल्स जो हैं बर्नौली ट्रायल्स वो डिलीटेड हुए हैं और मीन और वेरिएंस के बारे में डाउट बना हुआ है अभी तक। तो हमने अगर क्वेश्चन आया तो उसमें चार्ट बनाने का है। हाँ ऐसे आएगा फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बच्चों आता है फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप पता है इतना काम करोगे। अगर आता है आल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस तो ये 2 कॉलम आपको और बनानी है, ये तुम्हें मीन देगा और वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है ठीक है ना। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों याद होगा तुम्हें, अब तो याद होगा मीन होता है x बार और ये होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स। मुश्किल नहीं है इसलिए आप याद कर सकते हो। वेरिएंस जो होता है बच्चों वो रो बुलाते हैं उसको रो स्क्वायर ठीक है। वेरिएंस होता है बच्चों समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। तो और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ठीक है। तो आप इन फॉर्मूले से इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। अब तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया ठीक है ना। तो होमवर्क जो मिलेगा तुम्हें ऐसे ही मिलेगा कुछ ठीक